अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरखताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन आज दिन भर ट्रेंड चलता रहा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, फिर ट्रेंड चलता रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, फिर लाइव कवरेज पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर दिखाई गई। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चेंज हुआ और ट्रेंड चला हैशटैग जस्टिस फॉर अम्मार। अम्मार के साथ इंसाफ किया जाए। एक मासूम बच्चा, बहुत मासूम है, बिल्कुल 8-10 साल उसकी उम्र है। इबाद फारूक जो तहरीक इंसाफ का एक नौजवान रुकन है, उसका बच्चा है। चूंकि और बड़ा लाडला बच्चा था, मासूम बच्चा था, लेकिन इबाद फारूक को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे गए। उसके घर में बार बार घुसा गया। रात 3 बजे, 12 बजे, 2 बजे उस बच्चे की वालदा को उठाया गया, इबाद फारूक को उठाया गया, उसकी दादी को उठाया गया, उसके चाचे को उठाया गया। उसका बच्चे की नफ्सियात के ऊपर असर हुआ, बच्चा डिप्रेशन में चला गया और उसके बाद मेंटली डिस्टर्ब हुआ और आज बच्चे का इंतकाल हो गया है। इबाद फारूक को अभी भी जमानत पर रिहाई मिली है कि वो अपने बच्चे का कम से कम इतना टाइम दे दिया गया है कि वो अपने बच्चे के जनाजे में शिरकत कर सके। तो इस बच्चे का कातिल कौन है? इस बच्चे का कातिल कौन है? ये किसने कहा था कि रात 3 बजे जाकर उस घर में रेड करें? ये किसने कहा था कि कानून को अपने हाथों में लें और मजाक उड़ाएं? यानी पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसके ऊपर खामोश रहा। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी समात दिखाता रहा, जहां पर 15 जजेस बैठे हुए थे, लेकिन उन 15 जजेस के सामने एक मासूम बच्चा, उसकी लाश ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रही थी और ये चीखें मार रही थी, टकरे मार रही थी कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। ये बताया जाए कि उसके वालिद को क्यों गिरफ्तार किया गया, ये बताया जाए कि उसकी वालदा को क्यों गिरफ्तार किया गया, और ये बताया जाए कि किन की वजह से या कौन सी ऐसी मामला थी, कौन सी इमरजेंसी थी कि जिसकी वजह से उस बच्चे को अपने वालिद से भी नहीं मिलने दिया गया। मासूम बच्चा मर गया है। मासूम बच्चा साबित कर गया है कि ये खोखला मुआशरा है। वो मासूम बच्चा साबित कर गया है कि इस मुल्क में सियासी इंतकाम लेने के लिए बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता। यानी जंग के अंदर भी एक्टिव वॉर हो, जंग हो, तो वहां पर भी हमारे 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 जो मजहब की तालीमात है, दुनिया का जो उसूल है, वो ये है कि औरतों और बच्चों को आपने कुछ नहीं कहना, उन्हें छोड़ देना है। लेकिन एक ऐसी सियासी जंग थी कि जहां पर एक मासूम बच्चे ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी, बल्कि उसकी जान छीन ली गई है, उसकी जान ले ली गई है, उसे मार दिया गया है। और वो बच्चा इतना डिप्रेशन का मरीज हुआ, हम सब के सामने है। अब नॉर्मल वीडियोस उस बच्चे की आती रही, बच्चा चीखता रहा, मैंने वालिद से मिलना है। एक बड़ा नॉर्मल बच्चा था, स्कूल में टॉप ग्रेड्स आते थे उसके, बड़ा जबरदस्त बच्चा, कार्टून्स देखते हुए बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई, और आज वो बच्चा मर गया है। बच्चा अपने वालिद से नहीं मिल सका, इबाद फारूक से आखिरी टाइम भी नहीं मिल सका और मर गया है। इस सियासी जंग की भेंट एक और बच्चा चढ़ गया है। एक और बच्चा हम सब के सामने, हमारी आंखों के सामने मार दिया गया है। जस्टिस फॉर अम्मार के नाम से टॉप ट्रेंड कर रहा है। हमारा टीवी इसके ऊपर खामोश है, हमारे जो लाइव कवरेज है वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश है। बल्कि लाइव कवरेज दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस इस वक्त बैठकर सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर एक्ट है उसके हवाले से जनाब बहुत सारी, एक बहुत बड़ी तारीखी समात कर रहे हैं, जहां पर 15 जजेस बैठे हुए हैं। और समात की तरफ आते हैं। पहली दफा चले, अच्छी बात यह हुई कि पाकिस्तानी कौम को पता चला कि अच्छा ये हमारे 15 फाजिल जजेस हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, और ये इनके चेहरे मुबारक हैं, ये ऐसे दिखते हैं, और ये ऐसी शख्सियतें हैं जो हमारे सामने बैठी हुई हैं। तो पहली दफा पाकिस्तानी कौम ने इंसाफ करने वालों को देखा है, यानी कि मुंसिफ और इंसाफ के उस बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए 15 मुअज़्ज़िज़ जजेस को पहली दफा उनके चेहरे पाकिस्तानी अवाम ने देखे, जिनके बारे में फैसले किए जाते हैं, जिनके बारे में कवानीन बनाए जाते हैं, और जो उन कवानीन के ताबे जिंदगी गुजारते हैं। एक और चीज आज पूरी कौम ने देखी कि 15 कुर्सियां लगी हुई हैं, लग्जरी कुर्सियां हैं, आज जहां पर हमारे फाजिल जजेस बैठते हैं। उन 15 कुर्सियों के पीछे, हर कुर्सी के पीछे एक एक मुलाजिम खड़ा है, सफेद कपड़े उसने पहने हुए हैं, और वो कुर्सी को पकड़ कर खड़ा है, और अकॉर्डिंग टू हमारे फाजिल जज की मूवमेंट के वो कुर्सी को भी एडजस्ट करता रहता है। जैसा आप इधर होते हैं तो इधर करता है, जैसा आप इधर होते हैं तो उधर करता है। तो एक सर्टेन प्रोटेक्शन, ये वो सारी चीजें जो इससे पहले बाहर नहीं आई थी, आज वो पाकिस्तानी कौम ने देखी हैं और सारी चीजें महसूस भी की हैं। उसके बाद जनाब एक और चीज जो खुलकर सामने आई है, वो जजेस के डिफरेंसेस। यानी ऐसा महसूस हुआ कि जाती तौर पर बहुत सारे जजेस अपना पॉइंट एस्टेब्लिश करना चाह रहे, काफी तलखी हुई, काफी सारे आर्गुमेंट्स हुए, वकला के गले बैठे, और बाजों का तो वकला ने यह भी कहा कि जनाब हम चले जाते हैं, आप हमें बात ही नहीं करने दे रहे। यानी एक तरफ से एक मुअज़्ज़िज़ जज सवाल करते, दूसरी तरफ से दूसरा फाजिल जज उसे जवाब देता, एक जज सवाल करता, दूसरा जवाब देता। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जजेस आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं, और इस मामले को समझने की या वकला को एक्सप्लेन करने का उस तरह से मौका नहीं दिया गया। यानी कुछ साथियों ने ट्वीट भी किया अदालत के अंदर से, मैं आपके सामने रख देता हूं, उससे आपको बेहतर समझ आएगी। यानी अदील सरफराज साहब हैं, इन्होंने ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान तरखी। चीफ जस्टिस के बार बार टोकने पर वकील इम्तियाज सिद्दीकी गुस्से में आकर बोले, आप मुझे कहते हैं दलाइल दें, मैं दलाइल देता हूं तो आप टोक देते हैं। मैं आधे घंटे से आपको सुन रहा हूं, सब्र के साथ मेरे दलाइल भी सुने। यानी मैं आधे घंटे से आपको सुन रहा हूं, अब आप भी मेरे दलाइल सुने, जब मुझे बात करने दें। अगर आप मुझे रेडिक्यूल करेंगे तो मैं दलाइल नहीं दूंगा। तो ये आज इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने, एक वकील ने वहां पर खड़े होकर कहा, और ये लाइव चल रहा था, कि जनाब आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे, आप तो यानी मुझे एक्सप्लेन करने दें, मैं आपके सामने एक पॉइंट एस्टेब्लिश कर रहा हूं, लेकिन बदकिस्मती से वो एस्टेब्लिश नहीं करने दिया जा रहा। और जिस तरह से इन्होंने ट्वीट किया कि
انہوں نے یہی درخواست کی کہ یا تو آپ مجھے سن لیں یا تو پھر میں چلا جاتا ہوں, میرے پاس اور کوئی آپشن یا اور کوئی حل نہیں ہے. تو ججز کے جو فاضل ججز کے ڈیفرنسز جن کے بارے میں بات چیت ہوتی تھی, جن کے بارے میں ڈسکشن بہت زیادہ پاکستان کے میڈیا میں ہوتی تھی, آج باقاعدہ سے دیکھی گئی ہے, آج باقاعدہ محسوس کی گئی ہے, آج وہ الفاظ میں لہجے میں وہ ساری تلخیاں بھی دیکھی گئی ہیں, اور یہ ساری چیزیں آج ہم نے براہ راست دیکھی ہیں. اس کے بعد جناب سماعت کو ملتوی کر دیا گیا, 3 اکتوبر تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے, اور 3 اکتوبر تک ملتوی ہوئی, یعنی آج 6-7 گھنٹے پاکستان کا پرائم ٹی وی چلا, لائیو کوریج ہوئی, لیکن سماعت ملتوی ہو گئی, یعنی اس کا کوئی کنکلوژن نہیں نکلا, کوئی رزلٹ نہیں نکلا, کوئی حتمی نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ سکا. لیکن امید یہی ہے کہ کل شاید شارٹ آرڈر جاری کیا جائے گا. بہت سارے سپریم کورٹ کی رپورٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ کل شارٹ آرڈر جاری کیا جائے گا, لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب نے یہ کہا کہ وہ جو بھی بینچ بنائیں گے وہ اپنے سینئر 2 معزز ججز ان سے پوچھ کر بنائیں گے, اور ان کے نام ہے طارق مسعود صاحب, جسٹس طارق مسعود صاحب, اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. ان سے پوچھ کر, یعنی ان سے ڈسکس کر کے آنے والے جو بینچز ہوں گے وہ ان کی کمپوزیشن کریں گے اور بینچز بنائیں گے. اطہر کاظمی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے, اور یہ بڑا زبردست ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر کے سوالات انتہائی متاثر کن ہیں. جسٹس منیب اختر کافی ایک ڈیسنٹ سوالات انہوں نے پوچھے اور آبزرویشن بھی دی ہیں, اور جو پاکستان میں لارجلی ڈسکس ہوئی, آج ان کی بڑی تعریفیں بھی ہوئی اور بہت زیادہ ستائش بھی انہیں ان کے آرگومنٹ کے اوپر, ان کے آبزرویشنز کے اوپر یا سوالات کے اوپر ملے ہیں. جیسے منیب اختر کے سوالات انتہائی متاثر کن ہیں, بنیادی نقطہ اٹھا رہے تھے, نہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دی, نہ طنز, نہ غصہ, صرف قانونی نکات پر بات کر رہے ہیں. جیسے منیب اختر کی عام مفہوم اور قانونی نکات پر سوالات سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قانون اچھا ہے یا قانون برا ہے, بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے حوالے سے قانون ایسے بنایا جا سکتا ہے, آج اچھا بنا ہے تو کل برا بھی تو بن سکتا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات کے اوپر اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا کہ سپریم کورٹ بینچز کیسے بنائے, کون کون سے ججز یا کیا بینچز کی کمپوزیشن ہونی چاہیے, سو موٹو ایکشن کیسے لینا چاہیے, اگر یہ قانون پارلیمنٹ بنائے گی تو اگر آج اچھا قانون بنا ہے تو کل برا قانون بھی تو بن سکتا ہے. تو عدالت کی جو خود مختاری تھی, جو ٹرائیکاٹ آف پاور تھی, تو اس کا کنسپٹ وہاں پر سٹینڈ کیسے کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے عدلیہ کی آزادی اور سیپریشن آف پاور کا پرنسپل ختم ہو جائے گا, مقدمہ جاری ہے, شاید وکیل صاحب کو بولنے دیا جائے تو وہ اور بھی پوائنٹس اجاگر کر سکیں گے. یعنی وکلا کوئی نہیں بولنے دیا جا رہا تھا, اور وکلا چیخ کر بعض اوقات ان کے گلے ہم نے دیکھا کہ جناب بیٹھ جاتے تھے. جسٹس قاضی فائز صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے ابھی تک, انہوں نے کہا کہ جناب میں کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہوں, میں نے آئین کا حلف اٹھایا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس کے تابع میں نہیں ہوں. یعنی اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس آئی ہیں جو معزز ججز دیتے رہے, میں ان کے تابع نہیں ہوں, میں صرف کانسٹیٹیوشن کو دیکھوں گا. میرے سامنے سپریم کورٹ کے ججمنٹ بھی نہ رکھی جائیں, سپریم کورٹ کے فیصلے انہوں نے سننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں, میرے سامنے کانسٹیٹیوشن رکھیں. تو سپریم کورٹ کے جو فیصلے آئے ہیں اس سے پہلے آئے ہیں, پاکستان کی ایک تاریخ ہے, اب وہ بھی تو ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کی ایک انٹرپریٹیشن ہے, وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق, آئین کے مطابق ہی آئے ہیں. لیکن قاضی فائز صاحب نے آج اسی سپریم کورٹ میں بیٹھ کر اسی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں یہ کہا میں ان کے تابع نہیں ہوں, لہٰذا یہ فیصلے مجھے نہ سنوائے جائیں. یعنی ان فیصلوں کو بطور پریسیڈنٹ میرے سامنے نہ رکھا جائے, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرے سامنے کانسٹیٹیوشن رکھا جائے. شام اداس ہے, دل اداس ہے, رات اداس ہے. عباد فاروق کا بیٹا عمار معصوم بچہ ہے اور اس کی موت ایک سوال ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.